काफी गर्व की बात है कि दूर दूर तक कई पीढ़ियों के बाद एक पहला लड़का जो है देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में पढ़ने जा रहा है, वो भी टॉप का ब्रांच कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझ। और दूसरी चीज है कि फेल्यूर से घबराना नहीं है। जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, आपका मन छोटा हो रहा है, आप बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो रहे हैं, तो आज का जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू आपको प्रेरणा दे सकता है। हमारे बच्चे आपको प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि एक कहावत सत्य है कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, आज के इस कड़ी में अपने प्रिय स्टूडेंट कुणाल शर्मा के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, जो देश के टॉप एनआईटी में से एक एनआईटी राउरकेला में सबसे टॉप के ब्रांच कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो यह सुखद पल हम लोगों को तो गर्वान्वित करता ही है, लेकिन जिस छोटे जगह से ये बिलोंग करते हैं उनका गांव, उनके माता पिता, समाज के लिए भी यह प्रेरणा है कि कैसे पटना के पास एक मोकामा का रहने वाला बच्चा, जिनके पिताजी मोकामा से प्रतिदिन पटना आते हैं और एक कपड़े की दुकान पर 8,000 रुपये की मासिक सैलरी पर वो काम करते हैं, उस घर के जब बच्चे देश के टॉप एनआईटी में से एक में कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ने जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसे ही राष्ट्र निर्माण और विश्व कल्याण होते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, कुणाल बताएंगे कि इनके पिताजी की जो शिक्षा है शायद कहां तक है जी? 5वीं तक। कुणाल के पिताजी जो हैं वो 5वीं तक पढ़े हुए हैं, और जब ऐसे घर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो यह काफी प्रेरणादायक होता है। तो कुणाल, आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहें। पहले अपना परिचय आप बता दें दर्शकों को, और अपने घरेलू बैकग्राउंड के बारे में। मैंने तो चर्चा कर दिया कि पिताजी क्या करते हैं, लेकिन आप भी उसे छोटे शब्दों में आप भी उसकी चर्चा कर सकते हैं। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम कुणाल शर्मा है और मैं मोकामा का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक पटने में कपड़े दुकान में काम करते हैं। जैसे 9th में मुझे आईआईटी के बारे में पता चला था, तो फिर मैं 10th जब पास किया तो मुझे काफ़ी चिंता थी कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि मैं आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था। तो ये पॉसिबल नहीं था कि मोकामा में रहकर, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था कि मैं जेईई जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर। फिर मुझे श्रीवास्तव सर के बारे में पता चला, फिर मैं यहाँ आया, तो फिर काफ़ी यहाँ आने के बाद श्रीवास्तव सर परिवार की तरह रखा और हमें यहाँ तक पहुँचाने में अपना पूरा सहयोग दिया। दोस्तों, काफ़ी गर्व महसूस होता है जब बच्चे अच्छे करते हैं, और आप लोगों को कुणाल से मैं एक एक करके बहुत सारे प्रश्न से रूबरू कराऊंगा, जिसके उत्तर ये देंगे, और बहुत सारे जूनियर भी मोटिवेट होंगे कि हम भी यदि आर्थिक रूप से गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो कैसे जेईई जैसे कठिन एग्जाम, कैसे जेईई जैसे कठिन एग्जाम में सफलता पाएं और देश के सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाने का उनका सपना साकार हो सके। तो जब आप 2022 में पढ़ने आए थे, तो जिस दिन पहला दिन पढ़ने आए थे, पहले दिन का अनुभव, और उसके बाद अब जब आप सफल होकर देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले दिन का जो आए, तो जो रात भर नाइट क्लासेज जो हमें पढ़ाने का आपको सौभाग्य मिला, और उसके बीच का जो हमारा आपका एक पारिवारिक रिश्ता रहा, उसको आपके दिल में क्या है, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? तो मैं 22 जून 2022 में आया था। तो हम शाम को आए थे, और फिर जब रात हुई फिर हमने खाना खाया, और फिर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आज नाइट क्लास होगी। तो ये काफ़ी एक न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि 10th तक तो नॉर्मल स्टडीज़ होती हैं, तो कोई नाइट को देर तक पढ़ने के बारे में सोचता भी नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 10th में 10 या 11 बजे तक पढ़ते। तो एक नया एक्सपीरियंस था। हमने पहली बार सर से मिले थे, उनके बारे में पता चला, हम सब ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। ये एक उतनी देर तक जगना, हमें लगा था हम नहीं जग पाएंगे, बीच में पहली बार था तो एक कभी कभी नींद भी आई, पर सर ने काफ़ी हंसी मजाक तरीके से और काफ़ी अच्छे तरीके से उस क्लास का समाप्त किया। फिर जब सुबह हुई पता भी नहीं चला सुबह कैसे हो गई, फिर
काफ़ी मज़ा आया उस नाइट क्लास में। उस दिन के बाद हमने जगना सीख लिया था, क्योंकि आईआईटी की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और उसमें से हमें रात को समय निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो फिर ये चीज़ हमने सीखी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ 1-1.5 महीने, शुरू के 1-1.5 महीने में मुझे काफ़ी, मैं एवरेज स्टूडेंट था शुरू से, तो काफ़ी मुझे दिक्कत भी हुई थी। सर ने काफ़ी समझाया, काफ़ी पनिशमेंट भी दी थी, तो मुझे काफ़ी उस समय बुरा भी लगता था। पर जैसे ही समय बीतता गया तो मुझे ये समझ में आया कि उनकी ये मेहनत मेरे लिए है, क्योंकि मेरे रिजल्ट से ज़्यादा उनको मेरे रिजल्ट की चिंता है। तो ये बात काफ़ी बढ़िया थी। और फिर आगे धीरे धीरे हम बढ़ते गए तो वे हर एक स्टूडेंट पे ध्यान देते थे। हमें लगता था कि मतलब जल्दी पढ़ाना चाहिए, पर उनका ये तरीका सबको साथ लेके चलने वाला, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से था। ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट हुआ, दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कुणाल के जेई मेन और जेई एडवांस दोनों में ये क्वालिफाई हुए। जेई मेन में इनका रैंक काफ़ी बेस्ट आया। जेई मेन में कितना रैंक था आपका? 370। इनका जेई मेन में 370 इनका रैंक था। और जेई एडवांस में भी ये सफल हुए, लेकिन इनको था कि हमको कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ने थे, तो जेई एडवांस के रैंक के अनुसार इन्हें कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल रहे थे आईआईटी में। तो इन्होंने देश के टॉप एनआईटी को चुना, और क्योंकि जहां प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हैं, तो ये देश के टॉप एनआईटी में से एक में एनआईटी राउरकेला में जा रहे हैं। क्योंकि इनका ऐसा था कि भाई हम आईआईटी में, यदि हमें कहीं किसी आईआईटी में हमें मैकेनिकल मिल रहे हैं, सिविल मिल रहे हैं, मेटालर्जी मिल रहे हैं, तो उससे बेस्ट है कि देश के टॉप एनआईटी में हम कंप्यूटर साइंस पढ़े, जहां पर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और हम अपने फ्यूचर को बहुत ही आगे तक लेकर जा सके। तो ये बच्चों का निर्णय रहता है, और ये निर्णय काफ़ी सराहनीय भी है, क्योंकि ऐसे आधुनिक युग के बच्चे करते हैं। क्योंकि उनका जेई मेन में बहुत ही अच्छे रैंक आ गए, जेई एडवांस में भी सफल हुआ, लेकिन जेई मेन के रैंक के रिस्पेक्ट में जेई एडवांस का रैंक इनके अनुसार बेहतर नहीं रहा। और देश के टॉप एनआईटी में जाना कहीं ना कहीं एक बहुत ही गर्व की बातें हैं, और वहां पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ना। जब आपका रिजल्ट हुआ तो माता पिता जी से जब पहली बार यहाँ से जाकर आप मिले या उनको जानकारी हुआ, तो उनका रिएक्शन कैसा रहा? घरेलू माहौल कैसा रहा? क्योंकि जब पिताजी, जैसा आप बता रहे हैं कि 5वीं क्लास तक पढ़े हैं, और हमको लगता है कि आपके दूर दूर तक यदि आपके जो भी रिलेशन है, तो देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ना शायद आप पहले वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये भी काफी गर्व की बात है कि दूर दूर तक कई पीढ़ियों के बाद लड़का, एक पहला लड़का जो है देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में पढ़ने जा रहा है, वो भी टॉप का ब्रांच कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं। तो सफलता के बाद घरेलू माहौल कैसा रहा? जब मैं आईआईटी, जिस समय मैं यहाँ तैयारी करने आया था, तो मैंने उस समय अपने फैमिली को बताया था कि एनआईटी, जैसे मेरे फैमिली में किसी को ये पता नहीं था कि एनआईटी और आईआईटी क्या होता है। जब मैं यहाँ पे आया तब मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने कहा कि हाँ काफ़ी टफ कंपटीशन है ये। तो फिर मुझे भी मैंने उनको बताया सारी चीज़ें, मैंने उनको सर के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे सर कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ, तो बाकी सब अपने आप तुम हो जाएगा। फिर जब रिजल्ट आया तो पापा तो खुश, बहुत ज़्यादा खुश थे। मम्मी खुशी में थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि अभी तक कोई इतना आगे मेरे फैमिली में पढ़ा भी नहीं। मैं पहला हूँ जो इतना आगे तक पढ़ा हूँ, तो इसके कारण मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई थी। बाकी पापा बहुत खुश थे, और पापा बोले ऐसे ही मेहनत करते रहो। देखिए दोस्तों, ये रियल में मैंने शुरू में ही बोला कि हमारे बच्चे आपको प्रेरित कर सकते हैं। क्यों प्रेरित कर सकते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? कितने ये इमोशनल और दिल की बातें ये बोल रहे हैं कि इतने हाईली एजुकेशन और इतने टॉप कॉलेज तक, दूर दूर तक कोई हमारे जान पहचान में, मेरे रिलेशन में, मेरे घर परिवार में कोई गया नहीं है, मैं पहला वहां पहुंच रहा हूं। तो ये इमोशनल एक माहौल होता है, जो माता पिता के आंखों से आंसू भी आते हैं तो खुशी के आंसू रहते हैं। क्योंकि एक आर्थिक रूप से गरीब परिवार का बच्चा, जहां पर पिताजी 7 से 8 हजार रुपए का मासिक वेतन उनको मिलता है, कपड़े की दुकान पर रहते हैं, वैसे घर का बच्चा जेई मेन और जेई एडवांस दोनों क्वालिफाई करता है, और जेई मेन में टॉप यदि उसके पास रैंक हैं तो उसके अपने चॉइस पर देश का टॉप एनआईटी उसे मिल रहा है। टॉप एनआईटी में से एक उसे मिल रहा है, जहां पर वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ने जा रहा है। तो ये बहुत सारे बच्चों की सपने होते हैं, और ऐसे सपने जब पूरे होते हैं तो हम लोगों को भी लगता है कि जो 2 साल एक परिवार बनकर हम लोगों ने जो काम किया है, उसका एक यही फल है
क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा लगता है जब बीज नन्हा सा पौधा का रूप धारण करता है, और वह एहसास तो सच में कमाल का होता है जब हमारे सामने मीठे फलों से लदे हुए वृक्ष होते हैं। और ऐसा ही हमें एहसास हो रहा है जब हमारे बच्चे सफल होकर उस बुलंदियों को पाते हैं। कुणाल, आप अपने जूनियर के लिए क्या सलाह दीजिएगा? कैसे वो अपना रोड मैप बनाएं, कैसे वो तैयारी करें कि वह भी जो जहां तक आप पहुंच रहे हैं या उससे भी वो आगे जाना चाहते हैं, तो कैसे उनको तैयारी करना चाहिए? और एक और बिंदु कि कैसे कुछ अच्छे बच्चे भी 10th क्लास में उसके पास अच्छे होते हुए भी, उसके पास 10th में मार्क्स बहुत अच्छा आते हुए भी, आप कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि वो सब बच्चे असफल हो जाते हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि मैं एक एवरेज बच्चा था, लेकिन उसके बाद एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि मैं भी दिन रात पढ़ने लगा और आज सफल होकर और आप वैसे कॉलेज में आप पहुंच रहे हैं। तो कुछ जूनियर के लिए क्या सलाह दीजिएगा कि कैसे बच्चे इस एग्जाम को क्रैक करें? और जो बच्चे 10th में अच्छे स्कोर करने के बाद भी असफल हो जाते हैं, 2 साल कोटा, दिल्ली, पटना रहने के बाद भी, ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। तो ये दोनों केसेज में कहाँ डिफरेंस होता है? कुछ बच्चे, जैसे तुमने बताया कि मैं एवरेज होते हुए भी मैं सक्सेस कर गया, तो एवरेज बच्चे कैसे टॉप तक पहुंचे? और कुछ जीनियस बच्चे कुछ अच्छे कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे असफल भी हो रहे हैं। तो ये गैप कहाँ का हो रहा है? कैसे उनको तैयारी करना चाहिए, उसके बारे में आप बातें रखें। जैसे 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि एक अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी मत कीजिए। तो इसके भी 2 अर्थ निकलते हैं। अंडर एस्टिमेट इन द सेंस कहने का है कि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज समझ रहे हैं, आप अपने आप को शिक्षक के सामने ज़्यादा तेज समझ रहे हैं, एक ये हो गया। एक अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, जैसे यार मुझसे नहीं होगा, बहुत टफ एक कॉम्पिटिशन है, ऐसा सोचना। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझ। और दूसरी चीज़ है कि फेल्यूर से घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी जब आप शुरुआत करते हैं तो कुछ दिन जब आपको इतने टफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं वो क्वेश्चन, तो बहुत लोग फेल्यूर से घबरा जाते हैं। ये एकदम नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ है कि फेल्यूर हमें लर्निंग एक्सपीरियंस देता है, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे जैसे हम फेल होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने कहाँ मिस्टेक, और इसको सुधार के हम सक्सेस की ओर बढ़ते जाते हैं। और ये जो फेल होने वाली बात है कि लोग कोटा जाकर एवरेज स्टूडेंट जो अच्छे कर जाते हैं और कोई अच्छे स्टूडेंट भी नहीं कर पाते हैं, इसका एक सबसे बड़ा पहलू है डिस्ट्रैक्शन। हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है। फ़ोन हो गया, फ्रेंड्स हो गए। बहुत सारे फ्रेंड्स तो हमें ऐसे मिलते हैं जो खाली टाइम पास के लिए आते हैं, तो उनसे हमें बचना है। हमें उनसे दोस्ती करनी है जिनसे हम कुछ सीख सकें। और ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऐसे एग्जाम को निकालने के लिए। तो हमें फ्रेंड सर्कल अपना ऐसा रखना है जिससे हमें हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिले। चलिए, देखिए कितना अच्छा इन्होंने इस छोटे उम्र में कितनी बड़ी बातें इन्होंने बोला कि सफलता में खुद की तो इनकी मेहनत है। क्योंकि हम लोग जब बच्चे सफल होते हैं तो सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट रहता है कि सफलता में किसी का सबसे अधिक श्रेय है तो उस बच्चे की कड़ी मेहनत की, क्योंकि कड़ी मेहनत जो उसने दिन रात किया है। क्योंकि हम लोग एक माध्यम है, लेकिन अंतोगत्वा मेहनत उस बच्चे ने किया है। जैसे इसने इससे पहले वाले प्रश्न में जिक्र किया था कि सर ने हमें, क्योंकि मैं बच्चों का कभी मार्क्स कम आते हैं या कुछ ऐसे लगता है कि यार इसको पनिशमेंट देने के बाद ये अच्छा सुधार कर सकता है, तो छोटे उम्र में बच्चों को क्या होता है कि किसी को पनिशमेंट दीजिएगा तो बुरा लगता है। लेकिन इसने क्या कहा, उस समय बुरा लगता था, लेकिन अंतोगत्वा ये लगता था कि सर मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में वो चिंता कर रहे हैं कि मैं अच्छा करूं। उसी तरह से इसने इसमें एक पहलू रखा कि बच्चों के रिजल्ट में अच्छे होने में उसके टीचर के साथ साथ दोस्तों का भी योगदान रहता है। और यदि खराब करने में भी क्या होता है कि कहीं मोबाइल का बहुत अधिक यूज करने लगा या कहीं फ्रेंड सर्कल में वो घूमने लगा बहुत अधिक, तो उसमें भी अच्छे बच्चे खराब होते हैं। तो मैं जितना जानता हूं कि आपके स्कोर को बढ़ाने में आपके दोस्तों का भी, ग्रुप डिस्कशन का भी बहुत सहयोग रहा होगा। ग्रुप डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ स्टडी के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन से हमसे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जैसे क्रॉस क्वेश्चन करना, सब बच्चे कुछ ना कुछ पूछते हैं तो उससे नए डाउट निकल के आते हैं, फिर वो डाउट हम टीचर के पास लेके जाते हैं। देखिए क्या हुआ कि जैसे इनकी चर्चा करने का मतलब रहा कि आपके पास 20-25 क्वेश्चंस हैं, तो 20-25 क्वेश्चन हैं कि डाउट हमें पूछने हैं। तो आपस में ग्रुप डिस्कशन करने के बाद क्या हुआ कि पता चला कि कोई दोस्त ही उस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया, उसमें क्रॉस क्वेश्चंस हुए,
तो ओवरऑल करते करते पता चला कि टीचर के पास 5 ही क्वेश्चन पहुंचे। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या हुआ कि एक दूसरे से डिस्कस हो रहा है, तो एक क्वेश्चंस में क्या हो रहे हैं कि कुछ उसको वो कुछ आपके दोस्त कुछ कॉन्सेप्ट पर तर्क कर रहा है, कुछ आप तर्क कर रहे हैं, और बहुत सारी नई बातें भी निकलता है। तो दोनों पक्ष को बेनिफिट होते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ज्ञान जो होते हैं, मैं अपने को भी बोलता हूं कि मैं मैथमेटिक्स का एक स्टूडेंट हूं, क्योंकि टीचर तो इस जन्म में कहना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इस जितने भी ब्रह्मांड में मैथमेटिक्स है उसका डेसिमल या उससे भी कम पार्ट जो है मैं जानता हूं, ऐसा मेरा मानना है। बस एक प्रयास रहता है कि JEE एग्जाम के लिए जो मैं 13-14 साल से काम कर रहा हूं, तो उसमें प्रयास है कि बच्चों के साथ एक परिवार बनकर आपके पास जो ज्ञान है उसको सिखाइए, उसका स्कोर को बढ़ाइए, और उससे आप कितना ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं, क्योंकि कई मायने में कभी कभी बच्चे भी सिखाते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। ये कुणाल जी बताइए अंत में कि अब तो आप सक्सेस हो गए, और आप अब तो कुछ दिनों के बाद आप जस्ट अब कॉलेज खुलने वाले हैं, तो अब आगे फ्यूचर के लिए आपका क्या प्लान है, कि फ्यूचर में आप क्या सोचे हैं कि आगे अब क्या करना है? जैसे अभी तो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, जब सेकंड या थर्ड ईयर में पहले मुझे इंटर्नशिप करना है, क्योंकि फैमिली में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी करना होगा, क्योंकि काफ़ी अभी दिक्कत चल रही है मनी से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो इंटर्नशिप करना, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि इसी के साथ साथ मैं एमटेक भी कर लूँ बीटेक के बाद, क्योंकि एमटेक एक अच्छी, बीटेक के बाद अच्छी डिग्री एमटेक भी है, तो एमटेक लेने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हो जाती है। तो फिर मैं कुछ दिन जॉब करने के बाद एक स्टार्टअप करने की कोशिश करूँगा, जैसे जानकारी, हर पूरी फील्ड में जानकारी लेने के बाद, कुछ दिन जॉब करने के बाद, फिर अपने अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट बनाने के बाद, जैसे हम काफ़ी दोस्त हैं जो हमारे IITians भी हैं, तो मैं उनसे भी राय लूँगा। इन सब के साथ मैं अपना एक स्टार्टअप करने की कोशिश। ये बताइए, जब आप फ्यूचर में, अब तो इतने टॉप कॉलेज में आप पहुंच रहे हैं, तो क्लियर है कि अच्छे प्लेसमेंट्स भी होंगे, अच्छे पैसे भी कमाइएगा इन फ्यूचर, जैसा बता रहे अपना स्टार्टअप भी आप स्टार्ट करेंगे। मेरा मानना ऐसा है कि ये रिश्ते जो है पारिवारिक, क्योंकि मैं जब से इस लाइन में पढ़ाने का स्टार्ट किया, तो मेरा को पता चलेगा कि आपको देखिएगा कि 10 साल के बाद भी भले इनका चेहरा जो होता है उम्र के साथ थोड़े से चेंज होते हैं, लेकिन क्या है कि आपको पता चलेगा कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जीवन रहा तो पूरे जीवन पता चलेगा कि बच्चे जो हैं, मेरे पुराने और नए बच्चे सब जो है, आपको हमेशा, मैं भी उनके घर जाता हूं, मेरे घर के किसी भी कार्यक्रम में बच्चे भी आते हैं, तो एक पारिवारिक रिश्ता, एक अटूट रिश्ता इसमें बनाने का प्रयास रहता है, और ये दोनों साइड से होता है। तो माता पिता के लिए, जैसे आपके दोस्त का था कि मैंने मम्मी पापा के लिए पहले हमें घर बनाना है, तो आप जब फ्यूचर में कमाने लगिएगा और अच्छा पैकेज तो आपको मिलेगा ही, तो ये बताइए कि मम्मी पापा के लिए क्या, मतलब कि उनका क्या आपसे सपना है और आप उनके लिए क्या सोचे हैं? मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर और एक अच्छा इंसान बनूं, और मैं जितना भी कमाऊं उसका कुछ सहयोग मैं गरीबों की मदद में करूं, और मैं हमेशा, और मेरे तरफ से मैं उनको हमेशा खुश रखना चाहता हूं, और मेरी खुशी इसमें है कि मैं उनको अपने साथ रखूं। तो जहाँ भी मैं काम करूंगा या जहाँ भी मेरी कंपनी होगी, तो मैं वहीं पे घर ले लूंगा और उनको अपने साथ रखूंगा, और मुझसे जो भी उनके लिए बन पड़ेगा मैं वो जरूर करूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। कितना दिल को छूने वाली इन्होंने बातें कहा कि माता पिता चाहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, और मैं जहां भी रहूंगा मम्मी पापा को साथ रखूंगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन बच्चों से जरूर है कि प्रेरणा हम लोग ले सकते हैं कि आखिर ये जो देश में या अलग अलग हिस्सों में जो वृद्धा आश्रम खुले हैं, वो किनके माता पिता हैं। कईयों का इंटरव्यू सुनने को मिलता है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके बच्चे बड़े बड़े अधिकारी हैं और माता पिता वृद्धा आश्रम में रहते हैं। ये काफी दुखद है, क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य ही होता है कि संस्कार, इंसानियत। तो इंसानियत ही नहीं है तो शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो पहले तो आपको कुणाल सैल्यूट है कि आप जैसे प्रतिभाशाली बच्चों के साथ 2 साल एक परिवार बनकर काम करने का मौका मिला। अंत में बस मैं यही आपसे एक मेरा प्रश्न है, क्योंकि मैं ऐसा कई बच्चों को सुनता हूं और उनके माता पिता से बात करता हूं, तो ऐसा अनुभव होता है कि जब आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे जब इस बुलंदियों को पाते हैं, तो कई प्रकार के रोड़े जो हैं उनके जीवन में आते हैं, कई उतार चढ़ाव भी रहते होंगे, क्योंकि आप पहले अपने परिवार में हैं जो यहाँ तक आप पहुंचे हैं, और इसके बाद के जितने भी
जूनियर होंगे आपके परिवार में तो आपसे प्रेरणा लेकर वो भी होंगे कि भैया जैसा हमको बनना है या इससे और अच्छा करना है। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद कई ऐसे भी लोग होते हैं, अपने ही अगल बगल के होते हैं, कोई बाहरी तो नहीं, जान पहचान वाले भी, जो इग्नोर करते हैं। लेकिन जब सफलता हो जाता है तो कहा जाता है कि सफलता के कई दोस्त होते हैं, लेकिन असफलता जो होता है हमेशा अकेले होता है, और असफलता हमेशा आलोचना को सुनता है। तो आपका के साथ क्या ऐसा परिस्थिति रहा कि नहीं रहा? क्योंकि मैं अधिकांश यदि 100 में 99 या को बात करेंगे तो ऐसा आता है कि मतलब कि जो इग्नोर कर रहे थे वो भी अब बधाई देते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि बधाई सबका लेना है, क्योंकि बधाई तो एक आशीर्वाद ही है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है जो विषम परिस्थितियों में भी आपके साथ खड़े थे। तो आपके साथ, क्योंकि आप धीरे धीरे बड़े हुए, तो अपने माता पिता के साथ अन्य लोगों का व्यवहार भी आप देखते होंगे या आपके साथ भी, और रिजल्ट आने के बाद व्यवहार में बदलाव भी कई लोगों का होते देखे होंगे। तो ऐसा भी क्या आपके साथ अनुभव रहा? इसको भी आप यदि रहा तो आप शेयर कर सकते हैं। मेरे कई रिलेटिव्स थे जो जहाँ हम सब जब उनके घर जाते थे तो हमें जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो इज्जत नहीं मिलती थी, या कभी कोई फेस्टिवल हुआ तब भी उनका कॉल नहीं आता। लेकिन जब रिजल्ट हुआ तो उन्हें पता चला कि हमारे घर चेयरमैन सर आए थे मोकामा म्यूनसिपैलिटी के, तो उन्हें पता चला कि उन्होंने हमें सम्मानित किया। तब एक दिन उनका कॉल आया, फिर उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी कि तुमने परिवार का नाम रोशन किया, हमारे पूर्वजों का नाम रोशन किया। तो पहले ये सब नहीं होता था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ये सब हुआ। तब मुझे पता चला कि सफलता के साथ ही आपके रिलेशंस और बढ़ते जाते। जो जिस परिस्थिति में मुझे ज़रूरत थी मदद की, उस परिस्थिति में जिन्होंने मेरी मदद की, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता, मैं उनका सदा आभारी। लेकिन जब आपका रिजल्ट आया, या इन 2 सालों में आप और हम एक परिवार बनकर जो 2 साल निरंतर पढ़ाई चला, कई मौकों पर मैंने पनिशमेंट भी दिया टेस्ट में कम मार्क्स आने के बाद। मम्मी पापा को जानकारी भी होता ही होगा आपके माध्यम से। दोस्तों, ये बताना मैं चाह रहा हूं कि इन बच्चों के पास 2 साल तक मोबाइल नहीं थे, तो वार्डन के मोबाइल से जरूर है कि मम्मी पापा से बात होता होगा। पहले तो है कि बच्चे को भी अच्छे नहीं लगते हैं किसी को पनिशमेंट, लेकिन टीचर को मालूम रहता है कि भाई मैं इसके लिए रिजल्ट के लिए चिंतित हूँ, अंतोगत्वा इसकी भलाई हो। तो मम्मी पापा का अब सफलता के बाद या पहले से धीरे धीरे, क्योंकि उन लोगों का तो एक उम्र है और ये दुनियादारी देख चुके हैं कि कई मौकों पर आप जब छोटे बच्चे होंगे तो वो भी आपको डांटते होंगे, बोलते होंगे, और उनका भी उद्देश्य था आपकी भलाई ही। तो मम्मी पापा का मेरे बारे में क्या राय है आपके मम्मी पापा का? जैसे जब मैं आया था तो पहले दिन तो नाइट क्लास थी, तो उसका एक्सपीरियंस बताया तो मम्मी ने कहा काफी अनुभवी टीचर होंगे, इस उनका कुछ अपना पढ़ाने का तरीका होगा। फिर जब धीरे धीरे कुछ दिन बीते तो जब मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गया था पनिशमेंट और टफ क्वेश्चन ना बनने के कारण, तो मैंने मम्मी को बताया सर के बारे में कि काफ़ी अभी पनिशमेंट देते हैं और कुछ सुनाते भी हैं, जो बातें कुछ कुछ होती हैं। तो फिर मम्मी बोली, मम्मी पहले मुझे समझाई, फिर मम्मी कुछ हमको मतलब ऐसे देखकर मम्मी भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई। लेकिन पापा एकदम साफ अक्षरों में पापा हमको बोल चुके थे कि वो अनुभवी हैं, वो जानते हैं कैसे रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो उस फील्ड में है। और फिर बिना कड़ा व्यवहार किए कभी रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि बीज को भी उस तरीका से रोपना पड़ता है कि मट्टी में दबाना पड़ता है ताकि वो एक पौधा बन सके। तो उन्हें पता था कि सर जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो फिर पापा ने मम्मी को समझाया कि जो हो रहा है सही हो रहा है, वो सही जगह गया है। तो फिर धीरे धीरे करके हमने साथ में मेहनत की, सर ने हमें समझाया, पढ़ाया, फिर यहाँ तक पहुँच। तो रिजल्ट के बाद कैसा अनुभव रहा? जब रिजल्ट हुआ तो मम्मी पापा का यह है ना कि सर तुम्हारे साथ जो कर रहे थे ठीक कर रहे थे। सर पापा को तो पहले से भी पता ही था कि सर जो करे वो सही करे। देखिए दोस्तों, ये मेरा शुरू से प्रक्रिया रहा है कि रिजल्ट होने के बाद माता पिता से आई कांटेक्ट जो आप मिलाते हैं तो लगता है कि नहीं भाई, जो ये 2 साल का सफर रहा वो सुखद रहा। क्योंकि आप बच्चे की कमियों के बाद भी आप चुप हो जाइएगा और वो बच्चा असफल हो गया तो क्या होगा? वो बच्चे के साथ भी आंख से आंख नहीं आदमी मिला पाएगा, और माता पिता के साथ तो बिल्कुल नहीं। जब बच्चे सफल हो गए उसके बाद ये होगा कि नहीं भाई, उस बच्चे का भी तो उम्र धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको भी यह है कि भाई मेरे साथ के भी जो 10th का परीक्षा देने के बाद दोस्त जो हैं पटना, दिल्ली, कोटा, कई अलग अलग जगह हिस्सों में पढ़ने गए, उसमें से मतलब कि अधिकांश बच्चे असफल हो गए। क्यों अधिकांश असफल हो गए? क्योंकि आधुनिक कोचिंग व्यवस्था में
लाखों की भीड़ में कौन किसको, कोई किसी को बोल नहीं रहा है, कोई किसी को नहीं, क्या मतलब है भाई। लेकिन क्या है कि हम लोग सीमित बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करते हैं जो खुद से पहुंचे, और जब वो आ गया तो भाई आपको बुरा लगे या भला लगे, टेस्ट में आपका कम नंबर आ रहा है तो एक परिवार बनकर आपको डांटा जाएगा, समझाया जाएगा, आपके मम्मी पापा को बुलाकर आपकी बातों को रखा जाएगा कि भाई देखिए ये थोड़ा सा मेहनत कम कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे को का कॉन्फिडेंस भी हम ही लोग बढ़ाते हैं, फिर उसका दोस्त बढ़ाता है, और धीरे धीरे जब सब चीजें अच्छा होते हैं तभी जो है वो जेई मेन में 370 बच्चा रैंक भी ला देता है, और यह रैंक देश के टॉप 3 एनआईटी में से एक में कंप्यूटर साइंस जो है उसको मिल जाता है, और वो पढ़ने जा रहा है और जेई मेन और जेई एडवांस दोनों क्वालिफाई कर लेता है। लेकिन वो अपने निर्णय के अनुसार कि भाई हमको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो हमको जहां कंप्यूटर साइंस मिल रहा है मैं उसी टॉप कॉलेज में जाऊंगा, और यह निर्णय इनका अपना है। इसके लिए इस निर्णय से हम लोग भी काफी खुश हैं, क्योंकि आधुनिक युग के बच्चे अपने अपने भविष्य का निर्णय लेने में सक्षम हैं। तो आपको ढेर सारी कुणाल जी बधाई और शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन में खूब तरक्की करें।